अंदर वो किसी से फोन पर बातें कर रही थी। बेग साहब, जिंदगी का क्या भरोसा, आज नहीं तो कल हम सब ने ही यहाँ से चले जाना है। मैं अपनी जिंदगी में ही सब कुछ उसके हकदारों तक पहुंचाना चाहती हूँ। जो भी कागजी कार्रवाई रह गई है आप जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लें। मेरे पास चंद दिन है मजीद यहाँ। मैं उन दिनों को कारआमद बनाना चाहती हूँ। मैं नॉक करके कमरे में चला गया। मुझे देखकर वो थोड़ी सी परेशान हो गई, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। आप कहाँ जा रही हैं? अरे मैं कहीं भी नहीं जा रही, बस जिस नए बंधन में बंधने जा रही हूँ उसके हवाले से बात कर रही थी। मुझे लग रहा था मैडम मुझे साफ टाल रही हैं। वो कहीं जा रही है मगर मुझे इस बारे में कुछ बता नहीं रही। मैंने उन्हें खुद फोन पर कहते हुए सुना था। फिर क्या वजह थी? वो मुझसे क्यों छुपा रही थी? मैं जितना सोच रहा था उतना उलझता जा रहा था। फिर अगले दिन दो मुलाजिमों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू ने मेरी सोच को एक नया रास्ता दे दिया था। यार, ये मैडम के पास इतना पैसा आया कहाँ से? न तो इनकी खानदानी जमीन जायदाद है, न इनका कोई खानदान है। इतने सालों से हमने किसी को भी यहाँ पर आते जाते नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी गलत काम में मुलविस हो और ये तमाम दौलत रुपया पैसा गलत तरीके से हासिल किया गया हो। एक अकेली औरत जिसका आगे पीछे कोई भी ना हो, उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आ सकती है? इस नहज पर तो मैंने सोचा भी नहीं था। उन दोनों मुलाजिमों को यहाँ पर नौकरी करते हुए काफी अरसा गुजर चुका था और मुझे यहाँ पर आए हुए चंद महीने ही हुए थे। मैडम ने अपने और मेरे निकाह की बात अभी तक सबसे पोशीदा रखी हुई थी। वो आखिरी वक्त में सबको बताना चाहती थी। उन दोनों मुलाजिमों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उनकी बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। मैं सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ये सब कुछ मेरे नाम करके मुझे फंसा दिया हो और खुद वो यहाँ से निकल जाना चाहती हो। ये सोच आते ही मैं बेहद परेशान हो गया था। मगर अब क्या हो सकता था? मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता था। अगर भाग जाता तो मैं आसानी से पकड़ा जा सकता था। मैडम के लिए मुझे तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं था और हालात का तकाजा यही था कि खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया जाए। मैं भी आने वाले वक्त का इंतजार करने लगा। जो होगा देखा जाएगा। इस घर में, इस दुनिया में, जो मेरा माँ के अलावा वाहिद हमदर्द था जो मुझे इस घर में लेकर आया था, वो भी अब इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। वरना वो मुझे कोई मशवरा देता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं जितना सोचता जा रहा था मेरा जहन उतना ही उलझता जा रहा था। मगर अब वक्त का तकाजा यही था कि खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया जाए। जो होगा देखा जाएगा। फिर हमारे निकाह का दिन भी आ गया। मैं कमरे में बैठा हुआ था, ऊपर से मैडम आ गई। उनके साथ तीन छोटे छोटे बच्चे थे। वो इतने मासूम और इतने प्यारे थे कि उन्हें देखकर बेख्तियार उन पर प्यार आ जाए। सबसे छोटे बच्चे को मैंने अपनी गोद में बिठा लिया और उससे प्यार करने लगा। ये देखकर मैडम मुतमईन अंदाज में मुस्कुरा दी थी। उन्होंने मेरे हवाले एक फाइल की और कहा कि इसे संभाल कर रखना। इसमें तमाम जायदाद के पेपर्स हैं जो मैंने तुम्हारे नाम कर दिए हैं। और मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी कि मैं काम के हवाले से मुल्क से बाहर जा रही हूँ। मैं कुछ दिनों तक वापस आ जाऊंगी। ये घर और ये बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने इन बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। मुझे अभी अपने जरूरी सामान की पैकिंग करनी है। फिर वो बच्चों को लेकर मेरे कमरे से बाहर निकल गई थी और मैं अपनी जगह पर वहीं बैठा कुछ सोचता रह गया था। अगले दिन वो सुबह सवेरे घर से चली गई थी और जाने से पहले वो मुझे तमाम हिदायत फिर से दे गई थी। ये तमाम सूरत हाल मेरे लिए गैर मुतवक्का थी। मैडम को मुझसे शादी करना, फिर उनका तमाम जायदाद मेरे नाम करना और अब खुद ही यहाँ से चले जाना। ये सब कुछ मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था और मैं ये सोच रहा था कि कहीं मैं किसी बिसात का मोहरा तो नहीं बन गया। काफी सारे दिन बीत गए थे। मैडम ना खुद वापस आई थी, ना ही उनकी कोई कॉल आई थी। वो मुलाजिम जो पहले मेरे दोस्त थे वो भी मुझसे खींचे खींचे से रहने लगे थे। उनके और मेरे दरमियान हैसियत का फर्क आ गया था। मेरा उनके साथ रवैया वैसे का वैसा ही था, मगर न जाने वो क्यों बदल गए थे। मैंने उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश की, मगर जब उनकी तरफ से मुझे मस्बत जवाब नहीं मिला तो मैंने भी अपनी तमाम कोशिशें तर्क कर दी थी। फिर उस दिन मैडम की मुझे कॉल आ गई थी। उन्होंने मुझे कहा कि कल से तुमने ऑफिस जाना है और उसका तमाम काम देखना है। मैं ये सुनकर परेशान हो गया था। मुझे भला ऑफिस के काम की कहाँ समझ बूझ थी, मगर मैं मैडम को इनकार भी नहीं कर सकता था। अगले दिन मैं ऑफिस चला गया। मैनेजर और तमाम ऑफिस के स्टाफ ने मुझे बहुत ज्यादा इज्जत दी। इतना इज्जत और मर्तबा पाकर मैं फूले नहीं समा रहा था। मैनेजर मुझे तमाम काम बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा था। फिर अब मैं रोजाना ऑफिस में जाने लगा। मुझे काम की अच्छी खासी समझ आ गई थी। मैडम रोजाना फोन करती थी और ऑफिस के काम के बारे में पूछती थी। मैं जब उससे वापसी के बारे में सवाल करता तो वो मेरी बात को टाल दिया करती थी। मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हो गया था, मगर साथ मेरी परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। आखिर क्या वजह थी कि वो ये सब कुछ मेरे नाम करके खुद यहाँ से चली गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ये सब कुछ फ्रॉड करके हासिल किया हो? मैं किसी मुसीबत में मुब्तला ना हो जाऊं। मेरे दिमाग और दिल के दरमियान जंग छिड़ी हुई थी। दिल कह रहा था कि मैडम एक नेक दिल और रहम दिल औरत है, और दिमाग कह रहा था कि नहीं, ये एक खतरनाक औरत है। तुम किसी मुसीबत में मुब्तला ना हो जाओ, यहाँ से भाग जाओ। मैं जब भी जाने का फैसला करने लगता तो तीनों बच्चे मेरे पाँव की जंजीर बन जाते। वो तीनों मुझे बाबा कहने लगे थे और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। उन तीनों ने मुझे बताया था कि वो एक यतीम खाने में पले बड़े थे। वो तीनों सगे बहन भाई थे। उनके माँ बाप का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उन्हें उनके ननियाल और ददियाल में से किसी ने भी कबूल नहीं किया था। एक दूर का रिश्तेदार उन्हें एक यतीम खाने में छोड़ आया था और उनका घर और जो भी जायदाद थी उस पर उनके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था। मुझे उन बच्चों के दुख पर बहुत रोना आ रहा था। मुझे अपना गम सबसे बड़ा लग रहा था, मगर अब अंदाजा हो रहा था कि मेरे गम के अलावा भी दुनिया में बहुत गम है जिनका शुमार मुमकिन ही नहीं।
मैंने अब ये फैसला कर लिया था कि मैं अपनी कमजोरी को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा, अपने गम को खुद पर मुसल्लत नहीं करूंगा और अपनी खामी पर काबू पा लूंगा। उसी रात को मैडम की कॉल आ गई थी। वो मुझसे कितनी देर बातें करती रही, मुझे बहुत ज्यादा हिदायत दे रही थी, जमाने की ऊंच नीच के बारे में, लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने के बारे में, कारोबार के बारे में। मैंने उनकी तमाम बातों को गौर से सुना था। जो भी था वो एक तजर्बेकार खातून थी। जो भी था उन्होंने मुझसे ज्यादा दुनिया देख रखी थी। कारोबारी मामलात की उन्हें मुझसे ज्यादा समझ बूझ थी। मैंने उनकी तमाम बातों को जहन नशीन किया और फिर सो गया। अगले दिन जो मुझे खबर सुनाई दी उसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मैडम इस दुनिया में नहीं रही थी। ये खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। लोग मेरे पास पुरसा देने के लिए आ रहे थे, मगर मुझे तो जैसे किसी बात का होश ही नहीं रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे आगे क्या करना चाहिए। तदफीन के बाद मेरे पास मैडम के वकील आए थे। उन्होंने मैडम का वसीयतनामा और कुछ जरूरी कागजात मेरे हवाले किए थे और मुझे एक डायरी दी थी, जो मैडम ने खास तौर पर मेरे लिए उनके पास रखवाई थी और कहा था कि उनके फौत होने के बाद वो ये डायरी मेरे हवाले करते। अपने कमरे में आने के बाद जब मैंने उस डायरी को पढ़ा तो मैं फूट फूट कर रोया था। वो मेरी सोच से बढ़कर अच्छी खातून थी। अपनी सोच पर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने उनके बारे में कितनी गलत बातें सोची थी। उनकी डायरी पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि वो कौन थी और क्या थी। उस डायरी में उन्होंने मुझे मेरे प्यारे जमील कहकर मुखातिब किया था। मैं कितनी बार ये पढ़ चुका था और हर बार पढ़ने के बाद मेरा दिल दुख से भर जाता था। उन्होंने लिखा था, मैं उस वक्त स्कूल में पढ़ती थी जब वो शख्स मेरी जिंदगी में आया था। मैं बेतहाशा खूबसूरत थी और वो मेरी खूबसूरती से मुतासिर होकर मेरी जानिब लपका था। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। मैं उसकी मोहब्बत में बिल्कुल अंधी हो चुकी थी। उसने मुझे मेरे माँ बाप से बगावत करने पर उकसाया। मैं उस वक्त अपनी कच्ची उम्र के उस दौर में थी जहां पर हर चमकती हुई चीज खूबसूरत लगती है। जब किसी के चार खूबसूरत लफ्जों से ही इंसान मुतासिर हो जाता है। घर वालों से बगावत करने के बाद जब मैं उसके पास आई तब उसने मुझे अपनाने के बजाय मुझे आगे किसी के हाथों बेच दिया। मैं न जाने कितने वक्त तक कितने हाथों में बिकती रही। फिर एक बूढ़े अयाश मर्द ने मुझसे निकाह कर लिया। वो मेरी मोहब्बत में इस कदर पागल हो चुका था, उसने अपनी तमाम दौलत जायदाद मेरे नाम कर दी थी और कसरत शराब नोशी की वजह से वो जल्द ही इस दुनिया से रुखसत हो गया और यूं तमाम दौलत जायदाद मेरे पास आ गई और मैं उस सब की मालिक बन गई। मैं अपने माँ बाप के पास गई मगर उन्होंने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। मैं उनकी इज्जत पर एक धब्बा हूँ। वो भला मुझे क्यों अपनाते। और रही बात तुम्हारी, तो मैं शुरू दिन से ही तुम्हारी असलियत जानती थी। यहाँ पर जितने भी नौजवान लड़के काम कर रहे हैं वो तुम्हारी जिन्स के हैं। वो लोग जिन्हें जमाने ने ठोकरों की जद पर रखा हुआ था, उन्हें मैंने सहारा दिया, उन्हें पनाह दी ताकि मेरे गुनाहों का कुछ तो कफारा अदा हो सके। उस मुलाजिम को मैंने इसी काम के लिए रखा हुआ था, वही इन तमाम लोगों को यहाँ पर लेकर आया था। मेरी असलियत सिर्फ तुम्हें पता है कि मैं एक तवाइफ हूँ और तुम्हारे साथ निकाह करने की वजह यही थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुआशरे में इज्जतदार इंसान की हैसियत से रह सको। ये दौलत भी तुम्हारे नाम करने का यही मकसद था कि तुम एक नेक इंसान हो, तुम इसे अच्छे कामों में ही इस्तेमाल करोगे। ये कुछ दिन पहले ही पता चला था कि मुझे कैंसर है और ये बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है। डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि आप बाहर से इलाज करवाएं, हो सकता है आपको नई जिंदगी मिल जाए। मगर मैं बहुत तकलीफ में हूँ और पल पल मर रही हूँ। तुमसे यही दरख्वास्त है कि दौलत को दूसरों की मदद करने में इस्तेमाल करना और इन बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत का ख्याल रखना। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। मैंने अपने वक्त को और दौलत को तामीरी कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, दूसरों की मदद करने लगा था। मैंने अपनी खामी और कमियों पर काबू पा लिया था और मैं अक्सर अपनी अम्मी से मिलने के लिए भी जाता था। वो मुझे एक कामयाब इंसान के रूप में देख के बहुत खुश हुई थी। मैं अब भी कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर जाना चाहता हूँ। मैंने इन 3 बच्चों के अलावा और भी बहुत से बच्चों को गोद लिया है, जिनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत मेरा मकसद है।